आज हम व्याकरण से एक चैप्टर समझ रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। व्याकरण सीखने के लिए हमें 3 अंगों पे ध्यान देना है: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्णों को समझेंगे, वर्ण से कैसे शब्द बने और शब्द से कैसे वाक्य बने। इस तरीके से हमें भाषा का ज्ञान होता है। वर्ण क्या है? वर्ण मुख से निकली हुई वह ध्वनि या आवाज, जो हमारी कंठ है, कंठ से जो हमारी आवाज निकलती है या हमारी जो ध्वनि निकलती है, उसे वर्ण कहते हैं। और वर्ण जो है वो सबसे छोटे होते हैं, उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, यानी उसका खंड या उसको विभाजित नहीं किया जा सकता। एक और रूप में इसको समझ सकते हैं, हिंदी भाषा में सीखने की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। जैसे क ख ग घ ड च छ ज झ, य अ आ इ ऊ, ये आपने सब पढ़े, ये सब वर्ण हैं। आगे बढ़ेंगे तो वर्ण से बनती है वर्णमाला। वर्णमाला मीन्स वर्णों की पूरी एक माला। जो गले में हम मोतियों की माला पहनते हैं, वैसी ही एक माला बनती है। माला का मतलब होता है हर चीज को एक तरीके से लगाना। अब हिंदी में जब भी आपने शुरुआत की क्लासेस या कक्षाएं ली होंगी, तो वहाँ आपने देखा होगा कि हिंदी का एक पूरा का पूरा कैलेंडर होता है, जिसमें अ से ज्ञानी तक के वर्ण लिखे रहते हैं। और वो भी क्रम से लिखे रहते हैं। पहले स्वर लिखे होंगे, फिर आपके स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, सूक्ष्म व्यंजन, यानी हर एक तरीके से लिखा रहना वर्णमाला कहलाता है। अब वर्णमालाओं में आपको 2 चीजें सीखनी है, स्वर और व्यंजन। ध्यान रखेंगे, आज की जो हमारी क्लास है उसमें सिर्फ हम स्वर पे बात कर रहे हैं, व्यंजन पे हम आगे बाद में बातें करेंगे। तो सबसे पहले आज की कक्षा में हमारी शुरुआत हो रही है स्वर से। अब देखिए स्वर यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए स्वर। अब स्वर हमारे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। अब इनकी गिनती कर लेंगे तो ये हमारे पास है 11। आप लोगों ने वहां कहीं भी अगर अंग और अह, ध्यान से देखिए, अंग और अह स्वर के साथ लिखे हुए देखे होंगे कहीं कहीं पर इनको स्वर में काउंट नहीं करते, स्वर में नहीं गिना जाता। आगे की जैसे जैसे बड़ी बड़ी क्लासेस आपकी आएंगी तो हर एक वर्ण का विस्तार रूप समझना रहेगा। वर्ण का विस्तार रूप समझने के लिए आपको क्या करना है, अंग और आह को अलग करेंगे, ये स्वर के साथ नहीं आते, हमेशा आप इस बात का ध्यान रखेंगे। अब स्वर को लिखने के भी 2 तरीके होते हैं। एक होता है मूल रूप, ये जो जिस तरीके से लिखा रहता है इसको कहा जाता है मूल रूप। और दूसरा रूप होता है मात्रा का रूप। दूसरा रूप कहलाएगा मात्रा। मात्रा के रूप के तरीके देख लें। अ क्रॉस लगा हुआ है, इसलिए अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती। ये मात्रा इसकी दिखाई नहीं देती, या कह सकते हैं मात्रा होती ही नहीं है। ये हर एक वर्ण में अपने आप लगा रहता है। आगे समझाएंगे किस तरीके से लगा रहता है। अभी मान के चलिए कि इसकी अपनी कोई मात्रा नहीं है, सिर्फ हर एक वर्ण के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। अब आ एक डंडा, सिर्फ ई की मात्रा आगे से आएगी, बड़ी ई की मात्रा जो है वो अक्षर के पीछे से। ऊ देखें, और बड़ा ऊ इस तरीके से नीचे की तरफ जाएगी घुंटी। री की मात्रा में अर्ध चंद्राकार, यानी आधा गोल, आधा गोल है नीचे, और ये हमेशा वर्ण के नीचे लगता है। अब ए एक मात्रा, ए 2 मात्राएं, ओ 1 मात्रा, औ फिर से 2 मात्रा। और फिर से गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मैंने आपको बोला था कि स्वर हमारे पास हैं 11 और मात्राएं कितनी हो रही हैं? 10। कौन सी मात्रा हमारे पास नहीं आई है? अ की मात्रा हमारे पास नहीं आई है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारी मात्राएं हैं सिर्फ 10। इतना ध्यान रखेंगे। अब हमने जिस तरीके से हम विभाजित करते जा रहे हैं, हमने यहाँ पे स्वर को भी विभाजित किया है। स्वर के भेद यानी स्वरों को भी हमने बांटा है। स्वर को हमने 3 भागों में बांटा है।
ह्रस्व स्वर। अब इसके ये कितने लिखी है संख्या? 4। अ ई उ वी, अ ई उ वी यानी छोटा अ जो आप भाषा में बोलते हैं, छोटा अ, छोटी ई, छोटा उ। लेकिन एक और दो चीजें और होती है, छोटा ए और छोटा ओ, लेकिन वो हमने ह्रस्व स्वर में नहीं दिया, हमने यहाँ पे डाल दिया सिर्फ री। अब हमारे पास 7 अक्षर फिर से बचे हुए हैं, उन 7 अक्षर को हम दीर्घ स्वर में लिखेंगे। आ, ई, उ, ए, ओ, औ। यानी 4 जो हमने ये लिखे थे, उसके बाद में जितने भी अक्षर या वर्ण हमारे पास में बचे वो हमने दीर्घ स्वर में लिख दिए। ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि जो ये 4 अक्षर है ना, ये गले से जब निकलते हैं तो बहुत कम समय लगता है। अब दीर्घ स्वर में जो हमने 7 लिखे थे, ये वाले वर्ण भी कम समय लेते हैं, लेकिन ह्रस्व स्वर से ज़्यादा समय लेते हैं। ये दीर्घ स्वर है यानी दुगना समय। दीर्घ मीन्स ज़्यादा, बड़ा, तो इनसे बड़े, समय ज़्यादा लगा। अब आता है 3rd नंबर पे प्लुत स्वर। इसमें हमने कोई भी ना तो वर्ण दिया है, कोई वर्ण इसमें नहीं है, लेकिन समझेंगे ये भी एक अनिवार्य तरीका है। प्लुत स्वर ये कैसे अनिवार्य है? जब भी हम किसी वर्ण को या किसी अक्षर को बोलते समय ज़्यादा समय दें, ह्रस्व स्वर से भी और दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा से ज़्यादा समय जब हम देंगे तो क्या होगा? वो समय 3 गुना भी हो सकता है, 4 गुना भी हो सकता है और 5 गुना भी हो सकता है। वो हमारे ऊपर है कि हम आवाज़ को कितना दूर तक खींच कर ले जाएं, उसको बोलते हैं प्लुत स्वर यानी ज़्यादा समय लगना। जैसे कि आपने पूजा पाठ करते समय बोला होगा ओ। अब समझ में आया आपको? यहाँ आपने ओ को बहुत खींचा, काफ़ी लंबे समय तक खींचा, ये हमारा होता है प्लुत स्वर। और प्लुत स्वर का प्रयोग जो है ना, अधिकतर ये संगीत की क्लासेस होती है ना, संगीत की क्लासेस में इनका प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। जब भी व्यक्ति गायन सीखता है, संगीत में गायन जब सीखता है व्यक्ति, तो प्लुत स्वर का प्रयोग ज़्यादा वहाँ पर किया जाता है। हम भाषा में इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं करते, लेकिन संगीत में इसका प्रयोग किया जाता है। ये है हमारा 6 नंबर का पॉइंट। इसको समझ लेंगे। यहाँ लिखा हुआ है आ रहित वर्ण क ख ग घ, यानी जो अ है, यहाँ मैंने क्रॉस लगाया था और आपको समझाया था कि अ की अपनी कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन ये वर्ण के अंदर होता है। कैसे वर्ण के अंदर होगा? अगर हमने इसको पूरा का पूरा क लिखा है तो ये अ इसके अंदर है। अगर हमने पूरा लिखा है क, तो ये अ जो है इसके अंदर है। और अगर हमने आधा लिखा है इस तरीके से, तो इसका मतलब है इसमें अ नहीं है। लिखने का तरीका देख लें, 2 तरीके होते हैं किसी भी अरहित वर्ण को लिखने के। 2 तरीके कौन कौन से हैं? क समझेंगे। देखिए, एक में आपने हलंत लगा रखा है और दूसरा क्या है? हमारा आधा है। यानी हम क्या कर सकते हैं? इसको आधा भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है, और इसको ऐसे करके और इसके अंदर एक ये हल लगा दें तो भी हम इसको लिख सकते हैं। ये दोनों ही आधे हैं। पूरा कौन सा है समझेंगे? पूरा है ये वाला, इसको कहा जाता है पूरा। अगर हम इस रेखा की बात कर रहे हैं तो ये कहलाएगी हल, और अगर हमने इसको वर्ण के नीचे लगा दिया तो ये कहलाएगा हलंत। और हलंत का प्रयोग संस्कृत में सबसे ज़्यादा होता है। हिंदी भाषा में भी आधे अक्षर लिखने के लिए तो किया ही जाता है, लेकिन संस्कृत में इसका प्रयोग और अधिक किया जाता है। अब आगे समझेंगे इससे। अभी तक आपने 6 पॉइंट समझ लिए थे, आगे का 7th पॉइंट है जो मैं आपको समझा रही थी, कंटिन्यू करा रही थी। हल, जो आपने 6 पॉइंट में समझा था कि हल हमारी तिरछी रेखा, और हलंत इसको कहेंगे जब वो शब्द के वर्ण में लग जाता है तब हलंत कहलाता है। वर्ण के नीचे जब हम तिरछी रेखा खींच देंगे तो ये क्या कहलाएगा? हलंत। और खाली अगर हम इसको ऐसे छोड़ते हैं तो इसे कहा जाता है हल। अब 8 नंबर पे जो लिखा है उ, अब आपको समझेंगे उ कैसे लिखा जाएगा, र में कैसे लगेगा। बाकी सब पे तो सब लग जाता है, सिर्फ उ की मात्रा जो है
वो हमारे र जो हमारा वर्ण है उसमें ना ऊपर लगती है और ना ही नीचे लगती है। सिर्फ र में वो हमारा बीच में लगेगी। कहाँ? जिसको हम बोल सकते हैं कमर। कमर होती है ना बीच, वहाँ पर लगेगी। छोटी ऊ की मात्रा लगाने का जो तरीका है उसे देख लेंगे, ऐसे ये शेप होती है। और ये बड़ी ऊ की जो मात्रा है ना, इसमें क्या होगा, सिर्फ एक सर्कल आ जाएगा ऐसे करके। जैसे हमें रुपया लिखना है, रुपया, समझे इससे? ये यहाँ बिना सर्कल के है तो इसका मतलब हो गया ये छोटा ऊ, और यहाँ रूप लिखना है, रूप, अब ये हो गया हमारा बड़ा ऊ, यानी ऊ। ऊ समझ में आ गया आपको? ये ऊ का तरीका है लिखने का। अब 9 पॉइंट को हम और समझ लें कि हमारी मात्राएं, जब अगर किसी वर्ण में कहीं अंतर आ रहा है तो वो मैं आपको साथ के साथ समझा रही हूँ कि वर्ण में, बाकी तो सभी तरीका वही है लगने का, ऊपर या नीचे। सिर्फ मैंने अभी आपको इस वाले में अंतर बताया। और एक और है हमारा श। श में जब हमारी री की मात्रा लगती है, पहले तो देखिए ध्यान देंगे, री ऋषि का है ना, बहुत सारे लोग र बोलते हैं, वो र है ही नहीं है। हम उसको वर्ण के साथ लगाएंगे तो भी हमारा जो उच्चारण है ना वो री होना चाहिए। ध्यान देंगे, हर एक वर्ण के साथ अगर हमारा री ऋषि की मात्रा लगी है तो उसके बोला जाएगा री। अब देखिए श लिखा है और श में अगर हमको री लगाना है तो देखिए कैसे चेंज आएगा, कैसे बदलाव हो रहा है। इस तरीके से श और री बनेगा, यानी हमारा क्या हो गया, थोड़ा लिखने का तरीका जो है ना बदल गया है। उस तरीके को हमेशा के लिए सीख लें और समझ लें स्वरों को व्यंजन के साथ कैसे लिखा जाता है। जब भी हम स्वर और व्यंजन को जोड़ते हैं तो लिखने का तरीका क्या होगा। ध्यान रखें कि वर्ण असहित ही होते हैं, सारे वर्ण जितने भी हमारे वो असहित होते हैं। अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम इसको आधा कर लेते हैं, और आधा करने का तरीका आपको पहले ही बता दिया कि उसमें आपको हलत लगाना रहेगा। तो ये हमारा है कमल, जिसमें हमारी कोई मात्रा नहीं है, लेकिन अ अपने आप इसके अंदर है। आ एक डंडा है जो दोनों ही वर्ण में लगा हुआ है, काला। फिर आगे से मात्रा किताब, बड़ी की मात्रा पीछे से वर्ण के कील, ऊ की मात्रा लगाएंगे तो बनेगा कुसुम, और बड़े ऊ की मात्रा नीचे की तरफ जाती है तो इसको है कूकना। फिर री की मात्रा समझ लें, री यानी आधा गोल, और ये हमेशा वर्ण के नीचे लगता है तो ये कहलाएगा, आवाज़ सुनेंगे इसकी, ध्वनि पे ध्यान देंगे, कृषक। क्या बोलेंगे? कृषक। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कृषक। क्र नहीं है, ये र नहीं है, ये री है, तो इसको बोला जाएगा कृषक। और यहाँ पे भी बोलते समय गलती की जाती है, ग्रह बोल देते हैं। ये ग्रह है ही नहीं, ये है गृह। गृह क्या कहलाएगा? ये गृह, गृह। अब ए की मात्रा लें तो केला, और ए की मात्रा यानी दो मात्राएं हैं, कैलाश। कै यहाँ देखेंगे के, और यहाँ है कै। फिर ओ में हमें कोट एक मात्रा है, औ दो मात्राएं हैं, कौवा। और ये एक एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, यानी एक ये ज़्यादा मैंने लिखा है, इसको समझ लें, ये मात्राओं के अंदर नहीं आता है। ये आधा, इसको बोलेंगे बिना बिंदु का चंद्रमा। जो अह का होता है उसमें आप वो बनाते हैं, चंद्रमा बनाते हैं और बिंदु लगाते हैं, उसको बोला जाता है चंद्र बिंदु। लेकिन ये चंद्र बिंदु नहीं है, ये सिर्फ चंद्र है, खाली चंद्र। और यहाँ लिखा है मैंने कॉल डॉक्टर। तो ये जो हमारा अर्धचंद्र है ना, ये सिर्फ हमारे जो विदेशी भाषा के शब्द होते हैं, जिनको हम बोल सकते हैं अंग्रेजी के शब्द, उनमें ही इसका प्रयोग किया जाता है। ये हम ये नहीं बोल सकते कि हिंदी भाषा का है, हिंदी भाषा में इसका प्रयोग नहीं होता। लेकिन अंग्रेजी के शब्दों को जब हम हिंदी में लिखते हैं तो उसमें इसका प्रयोग अधिकतर होता है। डॉक्टर, कॉल, कंपाउंडर, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जहाँ पर इसका प्रयोग होगा। और बाकी जो भी विशेष अंतर थे वो मैंने आपको समझा दिए। आप बहुत अच्छे से ध्यान से इसको समझेंगे।